Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9, that is Why Do We Fall Ill? So without wasting any time, let's proceed with our today's video. So before we start with our today's video, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने जो एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। इस डायग्राम की मदद से हमने समझने की कोशिश करी थी कि कैसे जो एयरबॉर्न डिजीज़ेस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। एग्ज़ाम्पल ये था कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कभी भी खांसता या छींकता है तब वो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली हवा के अंदर फैल जाते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट अब आए हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लाइट ड्रॉपलेट और दूसरा हो सकता है हैवी ड्रॉपलेट। तब हमें बेसिक लॉ पता है साइंस का कि जो हैवी चीज़ होती है वो जल्दी नीचे बैठती है और जो लाइट चीज़ होती है वो काफ़ी देर तक फ्लोट कर सकती है। सेम केस यहाँ पे भी होगा कि जो हैवी ड्रॉपलेट आए थे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो लाइट ड्रॉपलेट थे उनका क्या, वो काफ़ी टाइम तक का कुछ घंटों तक एज इफेक्ट हवा के अंदर तैरते रहते हैं। और उसी टाइम पे अगर किसी इंसान ने उस हवा में सांस ले लिया तो उससे क्या होगा कि वो जो दूसरा इंसान है उसको भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये हमने पढ़ा था एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में। फिर हमने वाटर ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस भी पढ़ी, जैसे कि कॉलेरा। उसके बाद हमने पढ़ा एड्स के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स है वो कैसे फैल सकता है? सबसे पहला तो ये कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। दूसरा, जो इन्फेक्टेड निडल होती हैं उसको शेयर करने की वजह से भी फैलता है। तीसरा, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसके थ्रू भी जो एड्स है वो फैल सकता है। और इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि जो मदर है अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो उसका जो अनबॉर्न बेबी है उसको भी एड्स हो सकता है। पर एड्स कैसे नहीं फैलता है वो है कैजुअल फिज़िकल कांटेक्ट, यानी कि किसी से हाथ मिलाने से, किसी के गले मिलने से, किसी के साथ खेलने से, इन तरीके से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। उसके बाद हमने मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ा, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारी फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज़म है उसको लेके जाता है किसी दूसरे इंडिविजुअल तक। कैरियर का काम होता है, यानी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम। तो यहाँ पे वेक्टर कौन है? वेक्टर है मॉस्किटो। मॉस्किटो से जनरली हमें क्या बीमारी होती है? हमें मलेरिया हो जाता है। पर ये जो मलेरिया है इसको फैला तो कौन रहा है? मॉस्किटो फैला रहा है, लेकिन ये किस ऑर्गेनिज़म की वजह से हो रहा है? उस ऑर्गेनिज़म के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज़म है उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। और ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं ये इसी प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोअन है इसको ट्रांसमिट करवाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। तो इस तरीके से जो मॉस्किटोज़ हैं वो वेक्टर का काम करेंगे। अगर हम और स्पेसिफिकली बोलें तो कौन सा मॉस्किटो है जो कि मलेरिया फैलाता है?
तो उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये कुछ जर्नल तरीके थे जिनकी वजह से जो डिजीज़ेस हैं वो फैल सकती हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती हैं, हवा के थ्रू फैल सकती हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकती हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब हो सकता है? यानी कि अगर उस इंसान ने भी कुछ उन्हीं यूटेंसिल्स या फिर बर्तन को हाथ लगाया हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को हाथ लगाया हो जिसको बाद में आप भी टच कर रहे हो, तो जब उसने उस ग्लास को हाथ लगाया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसके हाथ से उस ग्लास के ऊपर आ गए, और फिर जब आपने उस ग्लास को हाथ लगाया तो उस ग्लास से वो आपके हाथ में आ गए। तो इस तरीके से भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा खाने से भी फैल सकती हैं और मॉस्किटोज़ वगैरह की वजह से भी फैल सकती हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स घूमते रहते हैं स्ट्रीट में, उन सब की वजह से भी बहुत बार बीमारियां हो सकती हैं। तो ये कुछ थे कि कैसे इन्फेक्शियस बीमारियां अलग अलग तरीके से फैलती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। यानी कि ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है और टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है और कैसे वो मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे उन चीज़ों के अंदर प्रोसीजर होता है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। तो जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग तरीक़ों की वजह से आ सकते हैं। वेयर डू दे गो देन, लेकिन इसके बाद में वो कहाँ चले जाते हैं? द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स। तो हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वेयर दे कुड गो। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जा सकते हैं। डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट वन। तो ये जो माइक्रोब्स हमने बोला कि हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ में चले जाते हैं, लेकिन क्या ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गन में जाते हैं कि एक ही टिश्यू में जाते हैं या फिर अलग अलग में जाते हैं? डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स seems to have involved to home in or different part of the body। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग उनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं और वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर अपना घर बना लेती हैं। इन पार्ट्स दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। और कुछ हिस्सों में इनका कौन से हिस्से के अंदर ये जाएंगे, कौन से टिश्यू में जाएंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो कौन सी जगह से हमारे शरीर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज़ दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने कहाँ से एंट्री ली? हवा के थ्रू हमारे नाक से एंट्री ली हमारे शरीर के अंदर। तो मोस्टली वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो रास्ता कहाँ जाता है? वो हमारे लंग्स तक जाता है। तो अगर उन्होंने हमारी नाक से एंट्री ली तो वो हमारे लंग्स तक जाएंगे।
तो अब ये जो चीज़ है वो एक और एग्ज़ाम्पल की मदद से समझाई हुई है। एग्ज़ाम्पल ये है कि दिस इज़ सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके जैसा जो एक और एग्ज़ाम्पल है हम उसको ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी देख सकते हैं। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria, or they can go to the liver like the viruses that cause jaundice। तो अब एग्ज़ाम्पल ये है, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया का जो कि ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है। तो अगर वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है हमारे माउथ से, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारी जो गट लाइनिंग होती है हमारी माउथ की वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे जो टाइफॉइड जो फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उसके जैसे भी काम कर सकता है। और दे कैन गो टू द लिवर लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस, या फिर इसके अलावा वो हमारे लिवर में भी जा सकता है और बाकी के वायरसेस के जैसे जॉन्डिस भी फैला सकता है। बट दिस डिडंट ऑलवेज बी द केस, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही केस हो ही हो। एन इन्फेक्शन लाइक HIV that came into the body via the sexual organ will spread to the lymph node all over the body। तो ये तो थे बिल्कुल छोटे छोटे इन्फेक्शन जो कि अगर हमारी नाक से गए तो वो हमारे लंग्स को जाके अफेक्ट करेंगे, अगर वो हमारे माउथ से गए तो वो हमारी गट में भी जा सकते हैं और लंग्स में भी जा सकते हैं। पर अब हम बात कर रहे हैं HIV के जैसे इन्फेक्शन की। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हमारे शरीर में कैसे एंटर करती है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू ये एंटर करती है और उसके बाद कहाँ फैल जाती है, जो हमारे लिम्फ नोड हैं उनके अंदर फैल जाएगी, हमारे पूरे शरीर के अंदर। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लिवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। दूसरा एग्जाम्पल है मलेरिया का। तो जो मलेरिया फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे शरीर में कैसे एंटर करेंगे, जब कोई मॉस्किटो हमें बाइट करेगा। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, फिर वो जाएंगे लिवर के अंदर और उसके बाद में वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs के अंदर। तो ये जो मलेरिया वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे यानी कि जो प्लाज्मोडियम था वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, वो लिवर के अंदर पहुँचा और उसके बाद RBCs के अंदर पहुँचा। द वायरस कॉजिंग जापानीज encephalitis और brain fever will similarly enter through the mosquito bite। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं जो कि मॉस्किटो वायरस की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर आती हैं। एग्ज़ाम्पल है ऐसे वायरस का जो कि जापानीज़ एनसेफेलाइटिस और जिसको हम नॉर्मल भाषा में ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, यानी जो दिमागी बुखार होता है वो भी किस चीज़ के थ्रू एंटर करता है हमारे शरीर में, मॉस्किटो बाइट के थ्रू। बट इट गोज़ ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन। लेकिन उसके बाद ये किस हिस्से में चले जाता है, ये हमारे ब्रेन में चले जाता है
और वहाँ जाके इन्फेक्शन फैलाता है। द साइन एंड सिम्टम of a disease will thus depends on the tissue or organ which the microbes target। तो अब हमें इतनी देर से ये चीज़ तो समझ आ गई कि जो सिम्टम्स दिखेंगे हमें, यानी जो बीमारी के लक्षण दिखेंगे हमें, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारे शरीर के किस हिस्से के अंदर गया है। इफ़ द लंग्स आर टारगेटेड देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस। तो अगर उस माइक्रोब ने हमारे लंग्स के ऊपर अटैक किया है तो क्या लक्षण दिखेंगे उस बीमारी के कि हमें खांसी हो सकती है और इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इफ़ द लिवर इज़ टारगेटेड देयर विल बी जॉन्डिस। तो अगर बाय चांस लिवर टारगेट किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो कौन सी बीमारी हो सकती है? जॉन्डिस हो सकता है। इफ़ द ब्रेन इज़ टारगेटेड वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। और अगर उसने हमारे दिमाग को टारगेट किया है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे? सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिट्स हो सकते हैं या फिर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइन of the infection will be if we know what the target tissue or organ is and the functions that are carried out by this tissue or organ। तो अब हम ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे उस बीमारी के जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है अगर हमें उस टारगेट साइट का पता चल जाए। तो टारगेट साइट का मतलब होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है अगर हमें पता चल जाए कि वो इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है तो हम इजीली उसको पता लगा सकते हैं उसके बारे में। इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट of the infectious diseases there will be other common effects too। तो ये जो बीमारियां हैं ये हमारे टिश्यूज़ को तो अफेक्ट करेंगी जहाँ पे भी वो बीमारी हुई है। इसके अलावा इनके कुछ और कॉमन असर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफ़ेक्ट डिपेंड्स on the fact that the body's immune system is activated in response to infection। तो जो सबसे कॉमन इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी बीमारी के अगर लक्षण दिखे या अगर हमें वो बीमारी हुई तो। An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes। अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम जो कि एक्टिव हुआ है ये क्या करेगा? ये और भी बहुत सारी सेल्स को बनाएगा और क्या करेगा? जहाँ पे भी जिस एरिया के अंदर वो इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे उनको भेजेगा। क्यों भेजेगा? ताकि वो जो डिज़ीज़ फैलाने वाले वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको किल किया जा सके। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग सेल्स को ले रहा है
इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट सच एज swelling and pain and journal effect such as fever। तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसके कुछ लोकल इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना या फिर दर्द होना। और जो जर्नल इफ़ेक्ट हैं कुछ वो भी हो सकते हैं, जैसे कि फीवर आ जाना। इन सम केसेस the tissue specificity of the infection leads to a very general seeming effect। कुछ केसेस के अंदर ये जो टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो रहा है इसके कुछ बहुत ही जर्नल इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। इन सारे इफ़ेक्ट के बारे में हम अगले सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे।